जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की सुरभि संस्कृत का पाठ 2 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके जो अभ्यास माला है वह हम देखेंगे। से यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक शब्द में यानी एक पदेन उत्तरम लिखत है ना, एक शब्द में उत्तर लिखो। एक पद का मतलब होता है शब्द, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉपी में अपने जो कॉपी है उसके अंदर आपको शब्दार्थ लिखना है। मैंने आपको बताया था कि पाठ में से आपको वीडियो देखते जाना है और फिर अपने जो पाठ के आधार पर मैंने जो जो भी शब्दों के अर्थ बताए हैं उसको आपको कॉपी में लिखना है। तो आपने लिखे होंगे। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रश्नोत्तर। तो इसमें सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताहे, सप्ताह में, कति कितने, दिनानि दिन, भवन्ति होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, है ना। तो इसका उत्तर एक पद यानी एक शब्द में, तो हम क्या लिखेंगे उत्तर इसका, सप्त। क्या आ जाएगा इसका उत्तर, सप्त। ठीक है। अब आगे प्रश्न है, कति तिथयः भवन्ति। कति यानी कितनी, तिथयः तिथियां, भवन्ति होती हैं, तिथियां कितनी होती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक पद में पंचदशः, 15 तिथियां होती है ना, हमने पाठ में पढ़ा था। कितनी तिथियां होती है, 15। कौन कौन सी, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। और फिर ऐसे ही चालू होती है अमावस्या के बाद से, तो फिर आखिरी में क्या होता है, पूर्णिमा। ऐसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में कितनी तिथियां होती है, 15-15। ठीक है। तो तिथियां कितनी होती है, पंचदश, आप यहाँ लिख देंगे पंचदश। ठीक। अब आ गया तीसरा प्रश्न है, सूर्य कस्याम दिशि उदेति। सूर्य, सूर्य कस्याम कौन सी, दिशि दिशा में, उदेति उगता है ना। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है, तो क्या आएगा इसका उत्तर, पूर्वस्याम। कौन सी दिशा में उगता है सूर्य, पूर्वस्याम। ठीक है, ये पूर्वस्याम। ठीक है, ये फिनिश। अब आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्षे कति मासाः भवन्ति। वर्षे यानी वर्ष में, वर्षे एक वर्ष में या वर्ष में, कति कितने, मासाः महीने, भवन्ति होते हैं। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, हमने पढ़े थे, कितने महीने होते हैं, 12। कौन कौन से, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, है ना। जैसे हमने भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, कैसे हमने पूरे के पूरे कितने 12 महीने पिछले वीडियो में पढ़े थे और वो पहले से भी आपको पता थे। तो हम क्या लिख देंगे, 12 को क्या लिखते हैं, द्वादश। कितने महीने होते हैं, द्वादश। ठीक है। अगला प्रश्न है, चैत्र वैशाखयो कह ऋतु भवति। चैत्र वैशाखयो यानी चैत्र और वैशाख में, कह कौन सी, ऋतु, भवति यानी कौन सी ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है चैत्र वैशाख में, इसका उत्तर है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु होती है चैत्र वैशाख में, बसंत। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, बसंत। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 आता है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। कैसे लिखना है हमको, एक वाक्येन यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, ये प्रश्न है आपका बुक में, आपको एक वाक्य में उत्तर इसके लिखना है। पहला प्रश्न है, माघ फाल्गुनयो कह ऋतु भवति, है ना। कह ऋतु भवति, माघ और फाल्गुन में कौन सी ऋतु होती है। तो कौन सी ऋतु होती है माघ और फाल्गुन में, तो माघ फाल्गुनयो शिशिरः ऋतु भवति, है ना। माघ फाल्गुन में कौन सी ऋतु होती है, शिशिर ऋतु होती है। ये उत्तर है आपका, ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रः कदाम पूर्णताम प्राप्नोति। चंद्रः, चंद्रमा, कदा कब, पूर्णताम पूर्णता को, प्राप्नोति प्राप्त होता है, या चंद्रमा कब पूरा दिखाई देता है। आकाश में चंद्रमा कब पूरा दिखाई देता है, तो कब दिखता है, पूर्णिमा को। ठीक है। तो चंद्रः पूर्णिमायाम पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्रमा कब, पूर्णिमा को, पूर्णता को प्राप्त होता है। ठीक है, या पूर्णिमा को पूर्णता को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति। अमावस्या कौन से पक्ष में होती है,
अभी हमने पढ़ा था कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। कौन कौन से, एक तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अमावस्या कौन से पक्ष में होती है, अमावस्या कृष्ण पक्षे भवती, अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष मतलब जिसमें चंद्रमा का आकार क्या हो, दिन ब दिन घटता जाए, यानी पूर्णिमा के दूसरे दिन से कृष्ण पक्ष लग जाता है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर क्या आ जाती है, अमावस्या। तो इसमें क्या होता है, जो चंद्रमा होता है उसका आकार घटने लग जाता है, यानी कम होने लग जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। यानी इसमें रात कैसी होती है, काली होती है। कृष्ण मतलब काला, तो रात कैसी होती है, काली, जिसमें अंधकार होता है ना। जो अमावस्या के दिन पूर्ण चंद्र विलुप्त हो जाता है, तो वहां पर प्रकाश आकाश में दिखाई नहीं देता, इसलिए वह रात कैसी होती है, काली होती है। ठीक है, उसमें पूरा अंधकार होता है। तो अमावस्या कृष्ण पक्षे भवती, अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। अब अगला प्रश्न है, कौ द्वौ पक्षौ भवतः, कौ कौन से, द्वौ दो, पक्षौ पक्ष भवतः होते हैं, है ना। कौ यानी कौन से, द्वौ दो, पक्षौ पक्ष, भवतः होते हैं, कौन से दो पक्ष होते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष च इति द्वौ पक्षौ भवतः। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से, एक तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। माह में दो पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों में कितनी तिथियां, 15-15। अभी पढ़ा था 15 तिथियां शुक्ल पक्ष में भी और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष में भी, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, एक माह बन गया। ठीक, अब आगे आते हैं, उपयुक्त जोड़े बनाइए। तो इसका प्रश्न क्या है, उचितम मेलयत। इसका प्रश्न आपकी बुक में है, उचितम मेलयत। तो आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, अ और ब दिया है, तो इसमें अ में जो दिया है आपको उसको किससे मिलाना है, ब से। तो श्रावण मासे ग्रीष्म शरद शिशिर वर्षा वसंत हेमंत, इसमें से आपको क्या करना है, छांटना है। आपको यहाँ उत्तर दिए हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसमें दिया है क, क के आगे लिखा है 4, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो क वाला है श्रावण मासे, तो इसमें क्या आएगा, उत्तर कौन सा आएगा, 4। तो आपको श्रावण मासे को वर्षा ऋतु से मिलाना है, समझ गए। ऐसे ही मार्गशीर्ष मासे, अब मार्गशीर्ष मासे के लिए यहाँ क्या दिया है, ख, हमें क्या है, छठा। तो मार्गशीर्ष मासे कौन सी ऋतु होती है, हेमंत। तो हम यहाँ हेमंत से इसको जोड़ देंगे। अब आता है चैत्र मासे, चैत्र माह में कौन सी ऋतु होती है, ध्यान याद है आपको, चैत्र माह में ये क्या दिया है, नंबर 5। तो नंबर 5 में हम क्या लिखेंगे, ये वसंत। तो चैत्र माह में कौन सी ऋतु होती है, वसंत। और आषाढ़ मासे, फाल्गुन मासे, कार्तिक मासे, ऐसे ही आपको यहाँ पर ये उत्तर दिए हैं। घ का कौन सा आएगा, पहला, ग का कौन सा आएगा, तीसरा, और च का आएगा दूसरा। तो ये आपको यहाँ से देखकर और अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ प्रश्न दिया है, उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ प्रश्न आपको ऐसा बुक में दिया है, उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ऐसा। तो आपको नीचे लिखे हुए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरना है। आपको यहाँ हिंदी में दिए हैं, लेकिन ये आपके समझने के लिए है। आपको हिंदी को कॉपी में नहीं लिखना है, आप केवल संस्कृत को लिखेंगे। ठीक है, अब शुक्ल पक्षे तिथि ही भवती, शुक्ल पक्ष में तिथि होती है, कौन सी होती है, अमावस्या या पूर्णिमा, दोनों में से बताइए कौन सी होती है। तो आपको देखिए यहाँ उत्तर में भी देख लेना है, वैसे पूर्णिमा होती है, पर यहाँ उत्तर दिया है क, पूर्णिमा। तो हम क्या करेंगे, पूर्णिमा को यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि भवती। ऐसे ही ज्येष्ठ मासानंतरम मासः भवति, यानी ज्येष्ठ मास के बाद में कौन सा माह आता है, तो हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, और फिर कौन सा माह आता है उसके बाद, आषाढ़। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आषाढ़। ठीक है, अब सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में दिन होते हैं। अब सप्ताह में दिन होते हैं, कितने होते हैं, 9 होते हैं या सप्त होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, सप्त। तो हम यहाँ लिख देंगे
सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति। शुक्लपक्षे चंद्रः क्रमशः क्षीयते या वर्धते। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, घटता है या फिर बढ़ता है। तो याद कीजिए, मैंने अभी बताया कृष्ण पक्ष यानी जिसमें चंद्रमा का आकार घटता है और अमावस्या को काली रात होती है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णिमा से अमावस्या तक का पक्ष कौन सा हुआ, कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के दूसरे दिन से पूर्णिमा तक का पक्ष कौन सा हुआ, शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः, क्या हो जाएगा, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है या घटता है, तो क्या हो जाएगा, वर्धते, बढ़ता है ना, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, वर्धते। ठीक है, सॉरी ये वर्धते है ना। अब आगे आता है पक्षे तिथया भवंती, पक्ष में तिथियां होती है, कितनी तिथियां होती है, षोडश या पंचदश। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पंचदश। कितनी तिथियां होती है, पंचदश। ठीक, ये उत्तर आपको यहाँ दिए हुए हैं, ये देखिए, घ में वर्धते और घ में क्या है, पंचदश, हमने यहाँ पर भर दिया है। अब आगे अगला प्रश्न है, अधोलिखित शब्दानाम पर्यायवाची शब्द लिखत। तो आपको निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। यहाँ प्रश्न नहीं है, आपको बुक में से प्रश्न अपनी कॉपी में नोट करना है। याद रखेंगे, प्रश्न आपको बुक में से लिखना है और फिर आंसर आप इसमें देखकर और कॉपी में लिखें। ठीक, तो अब यहाँ दिया है चंद्र, पृथ्वी, वासर और निशा। तो चंद्र का क्या हो जाएगा, चंद्र का शशि और शशांक है ना, शशि और शशांक, ये क्या होगा, इसके पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, धरा और अचला, और वासरह का पर्यायवाची होगा दिवसः और दिनम। ऐसे ही निशा का पर्यायवाची होगा रजनी और राका, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, रात्रि। ये शब्द ना लिखें आप, यहाँ क्या लिख ले, रजनी और रात्रि। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पाठ में आए हुए अव्यय शब्दों को चुनकर 5 वाक्य बनाओ, है ना। पाठे आगतान अव्यय शब्दान चिन्होत, ऐसा प्रश्न होगा, तो आपको यहाँ लिखना है, प्रश्न लिखना है। ठीक, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, अव्यय शब्द पहले तो हम पाठ में आए हुए छाटेंगे, तो क्या क्या आया, यदा, तत्र, तदा, यथा और अत्र। तो पहले अव्यय शब्द करके आपको ये सारे शब्द पहले लिखना है, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 शब्द। उसके बाद इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, हम पहले लिख देंगे यहाँ यदा, यदा के आगे लिखेंगे यदा सूर्य उदेति तदा अहम व्यायामम करोमि, है ना। यदा यानी जब, सूर्य उदेति उगता है, तदा तब, अहम मैं, व्यायामम पढ़िए मेरे साथ, व्यायामम करोमि। ठीक है, जब सूर्य उगता है तब मैं क्या करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। अब दूसरा क्या है, तदा, तदा का वाक्य प्रयोग क्या होगा, अहम एकम व्यालम अपश्यत तदा अहम भयभीतः जातः। मैंने एक किसको देखा, व्याल को देखा, तो मैं क्या हो गया, भयभीत हो गया। अब अत्र का मतलब होता है यहाँ, तो अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ आओ। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अब तत्र यानी वहां, है ना, मैंने बताया था आपको, अत्र, तत्र, कुत्र और सर्वत्र, क्या क्या, अत्र, तत्र, कुत्र और सर्वत्र यानी सभी जगह। तो तत्र का मतलब क्या हुआ, वहां, तत्र सह अगच्छत, तो वह वहां गया। ठीक है, यथा सह निर्दिष्ट तथा सह अकरोत, है ना। अब ये क्या है, किसका आया यहाँ पर, यथा। एक हमने अव्यय क्या लिखा था यहाँ पर, देखिए यथा। ठीक है, ये यथा का वाक्य प्रयोग क्या होगा, यथा सह निर्दिष्ट, यथा का मतलब होता है जैसे वह निर्देश देगा वैसा तुम करो, अकरोत यानी करो। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानम पूरयन्ति, रिक्त स्थान को पूरा करना है। वसंत, वर्षा, शिशिर, इनके बीच में
क्या दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं, तो आपको यहाँ पर भरना है। तो वसंत, अभी क्या है, कौन सा नंबर है, क वाला, तो क वाले का उत्तर हमें यहाँ से देखिए वसंत का क्या हो जाएगा, ग्रीष्म। ये ऋतुओं के नाम है, तो वसंत के बाद क्या आता है, ग्रीष्म, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रीष्म। फिर वर्षा, फिर वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, शरद, तो हमने यहाँ लिख दिया शरद। फिर शरद ऋतु के बाद हेमंत, ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया हेमंत ऋतु। अब शनिवासर, शनिवासर उसके बाद शनिवार के बाद कौन सा वार आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे रविवासर। फिर सोमवासर, सोमवार, रविवार के बाद आता है सोमवार। फिर मंगलवासर, फिर क्या आ जाएगा, बुधवासर, बुधवासर। फिर गुरुवासर, है ना, ऐसे हमको क्या करना है, बुक में भी लिखना है और हमारी कॉपी में भी लिखना है। शुक्रवासर, ये क्या है, सप्ताह के दिनों के नाम। अब आगे चलते हैं, चैत्र आषाढ़, तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ माह के नाम दिए, चैत्र, फिर क्या आ जाएगा, वैशाख, आषाढ़, फिर आएगा श्रावण, चैत्र वैशाख, यहाँ ज्येष्ठ चला गया है ना, फिर आषाढ़ है, आषाढ़ के बाद श्रावण, फिर आश्विन के बाद क्या आ जाएगा, कार्तिक, और पौष के बाद क्या होगा, माघ, ठीक है। अब यहाँ दी है गिनती, अब द्वादश, द्वादश के पहले क्या हो जाएगा, एकादश, द्वादश, फिर क्या होगा, त्रयोदश, फिर चतुर्दश, ये सब क्या है, गिनती है। पंचदश, अब आ जाएगा षोडश, फिर सप्तदश, सप्तदश का मतलब क्या होता है, 17, अष्टादश यानी 19, सॉरी अष्टादश 18, नवदश 19, और विंशति, विंशति का क्या हो जाएगा, 20, इसको कहेंगे 20 को क्या कहेंगे, विंशति, ठीक है। आगे है प्रतिपदा, प्रतिपदा के बाद क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम यहाँ, द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, ये तिथियों के नाम है। कितनी तिथियां होती है एक पक्ष में, 15, पंचमी, फिर क्या होगा, षष्ठी, सप्तमी, नवमी के बाद क्या आ जाएगा, दशमी, फिर एकादशी, और त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, तिथियों के नाम लिखे, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, यदि ऊपर अक्षर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ आपको सारे जो रिक्त स्थान हमने भरे हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, ठीक। अब आगे हम चलेंगे, ये पाठ हमारा यहाँ पूरा हुआ। अब ये पाठ हमने जो पढ़ा था, तो मैंने आपको पढ़ते समय ऐसा कहा था कि आपको मीनिंग लिखना है, और मीनिंग लिखने के बाद पाठ को 2 बार पढ़ना है। एक बार तो पूरा संस्कृत में पढ़े आप, जिससे आपको संस्कृत पढ़ना आएगा, विसर्ग का प्रयोग कहाँ कैसे करना, अनुस्वार का प्रयोग कैसे करना, ऐसे आपको पाठ पढ़ना है। और उसके बाद मैंने कहा था दूसरी बार जब आप पाठ पढ़ें तो आप मीनिंग याद करें और फिर अनुवाद के साथ आप पढ़े। अनुवाद का मतलब आप हिंदी का अर्थ भी उसका साथ में करें, पहले एक वाक्य पढ़ा संस्कृत का और फिर उसका अनुवाद करना सीखें, ताकि संस्कृत पढ़ने में परेशानी ना हो। आप यदि पूरे शब्दार्थ याद कर लेते हैं या आपके दिमाग में यदि पूरे शब्दार्थ होते हैं तो आप पाठ आसानी से पढ़ सकते हो। तो आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है, इसमें जो जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। या ये प्रश्न नंबर 7 जो है रिक्त स्थानों को पूरा करो, यह भी कॉपी में लिखना है।